जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी स्टार्ट की थी इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसका पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि कैसे अंग्रेजों ने ड्यूरिंग देयर रूल्स हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, जिसमें मेन रीजन था बेटा उनका जमींदारी सिस्टम, राइट। आज की क्लास में हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे बेटा, और आज हम लोग फोकस करेंगे दो और सेक्टर्स पे बेटा। तो उसमें पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर कि भाई हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने कैसे और कौन सी पॉलिसी अपनाई जिससे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो पहले वर्ल्ड वाइड फेमस था वो पूरी तरह से खत्म हुआ, ठीक है। दूसरा हम जो बात करेंगे आज की क्लास में वो करेंगे बेटा अबाउट द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स। क्लास स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले बेटा अगर आप लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे बेटा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियोस को लाइक जरूर करें, वीडियोस पर कमेंट भी करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो बेटा बात करेंगे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। देखिए ये फैक्ट है कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उस पे हमारी पूरी इकोनॉमी बेस्ड थी, बट इसके साथ साथ ये भी एक फैक्ट है कि अंग्रेजों के आने से पहले बिफोर द ब्रिटिश रूल्स, ठीक है, हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस था इट वाज वर्ल्ड वाइड फेमस। हम लोगों के कुछ सर्टेन प्रोडक्ट थे जिसकी हमारे पूरे विश्व में डिमांड थी, खासकर जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, ठीक है, उनकी पूरे विश्व में डिमांड थी। बट जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने क्या किया, पूरी प्लानिंग से जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस था वो पूरा डिस्ट्रॉय किया। तो कैसे हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको खत्म कर दिया, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको समझने होंगे। तो पहला पॉइंट है बेटा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया बेटा, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको सिस्टमेटिकली पूरी प्लानिंग के साथ खत्म कर दिया। आप समझिए अंग्रेजों का हमारे देश में आने के मेन दो पर्पस थे, ठीक है। पहला पर्पस क्या था बेटा, दे वांट टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एट वेरी चीप रेट। वो चाहते थे कि भाई यहां से कच्चा माल अपने देश में लेके जाए बहुत सस्ते रेट पर, क्योंकि वहां पर उस टाइम जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की प्रोसेस में थी। दूसरा उनका मेन पर्पस क्या था बेटा, वो चाहते थे कि भाई ब्रिटेन में जो बड़े प्रोडक्ट है उनको इंडिया में इंपोर्ट किया जाए एट अ हायर रेट, मतलब हमारे देश से कच्चा माल लेके जाए सस्ते रेट पर और उसी से माल बनाकर हमारे देश में महंगे रेट पर वो बेच दें। यही मेन उद्देश्य था उनका इंडिया में आने का, ठीक है। और इसी को पूरा करने के लिए सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया बेटा हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करने में उन्होंने पॉलिसी अपनाई बेटा जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो बेटा ब्रिटिश ने हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको खत्म करने के लिए एक पॉलिसी भी अपनाई थी, ठीक है। और उस पॉलिसी का नाम आपने सुना भी होगा, उस पॉलिसी का नाम है बेटा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा डिस्क्रिमिनेशंस, उस डिस्क्रिमिनेशन से ही बना है डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब भेदकारी नीति, भेदभाव वाली या भेदकारी नीति, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भेदकारी नीति। तो कैसी नीति बनाई हुई है इन्होंने एक ऐसी नीति बनाई कि भाई जो ब्रिटेन के लिए नीति
होगी आपकी ट्रेड की वो होगी अलग, और जो दूसरे देशों के लिए ट्रेड पॉलिसी होगी वो होगी अलग। तो इसके तहत इन्होंने क्या किया बेटा, हमारे देश से जो ब्रिटेन में रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होगा या फिर ब्रिटेन से जो हमारे देश में फिनिश गुड्स इंपोर्ट होगा वो तो होगा टैरिफ फ्री। टैरिफ का मतलब बेटा यहां टैक्स कह सकते हो आप, टैरिफ का मतलब टैक्स, ठीक है। उस पे किसी तरीके की कोई ड्यूटी कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब वो तो हमारे देश से फ्री में माल लेकर जाएंगे और अपने माल को हमारे देश में फ्री में बेचेंगे। बट यहीं पर इंडिया से जो दूसरे देशों में माल जाएगा, ठीक है, उस पे उन्होंने हाई ड्यूटी हाई टैक्स इंपोज कर दिया, यानी उस पे लगा दिया हाई रेट ऑफ टैक्स। तो इससे क्या हुआ बेटा, इससे जो है हमारे देश में बनी वस्तुओं की दूसरे देशों में धीरे धीरे डिमांड कम हो गई, क्योंकि अब हमारा माल जो है महंगा हो गया था। और इसकी वजह से धीरे धीरे खासकर जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनकी डिमांड कम होती गई और वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। ठीक है बेटा, तो ये पहला पॉइंट है जो आपको एक्सप्लेन करना है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने इस पॉलिसी से हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। तो बेटा देखिए, इस टॉपिक में जो आपका सेकंड पॉइंट है बेटा वो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जब अंग्रेजों ने डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया तो बेटा उसका हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया। और वो नेगेटिव इंपैक्ट क्या थे समझिए। पहला था हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको समझना पड़ेगा बेटा, बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी बेटा इट वाज वर्ल्ड वाइड फेमस, और वो हमारे देश में बेटा बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही थी। बट जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बेटा डिस्ट्रॉय हो गई तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, वो सारे आर्टिस्ट जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे थे, आर्टिस्ट क्यों वर्ड बोला जाता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब हाथों से बनी हुई चीज। वो सब लोग जो हाथों से पहले चीजें बना रहे थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होने के बाद सब अनएम्प्लॉयड हो गए, सब लोग बेरोजगार हो गए। अब उन्होंने मूव कर दिया बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था बेटा वो और ज्यादा ओवरबर्डन हो गया। ठीक है, यही रीजन है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर आप देखें तो नियर अबाउट 72% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन वर एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर? तो ये था आपका पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पर साथ साथ क्या कर रहे हैं ब्रिटिश अपने देश में मशीनों से बनी हुई वस्तुओं को इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो मशीनों से वस्तु बनाई जाती है बेटा वो कंपैरेटिवली बहुत चीप सस्ती होती है। हम लोग किससे बना रहे थे, हाथों से चीजें बना रहे थे। तो हमारे देश में बनी जो डोमेस्टिक गुड्स है बेटा इट वाज नॉट एबल टू compete with the machine made Britain goods। वो मशीनों से बनी वस्तुओं के साथ compete नहीं कर पा रही थी और उसकी वजह से हमारे देश में एक नया कंजम्पशन पैटर्न स्टार्ट हो गया। हमारे देश में ब्रिटेन में बनी वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारे देश में इंपोर्ट शुरू हो गया बेटा फिनिश गुड्स का। तो ये भी एक रीजन रहा था कि धीरे धीरे हमारे देश में डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड हमारे देश में भी कम हो गई, साथ साथ ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी हमारे देश में बनी गुड्स की डिमांड बेटा इंटरनेशनल लेवल पर भी कम होती चली गई। तो ये भी एक रीजन था कि जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर था बेटा वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया था। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट है वो है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बेटा कैपिटल गुड्स कौन सी होती है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स फॉर द लॉन्ग रन। ठीक है, नेशनल इनकम वाली जो यूनिट है उसमें हमने यहाँ पर कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स बेटा वो गुड्स होती हैं जैसे कि मशीन, टूल्स जो किसी दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, there was hardly any capital goods industry established by the British during their rule। शायद ही कोई ऐसी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी जो ब्रिटिश ने अपने रूल्स के दौरान एस्टेब्लिश की थी, यानी उन्होंने कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं की थी। और उसके पीछे जो दूसरा पॉइंट आप लिखोगे बेटा उसके पीछे एक रीजन भी था, क्योंकि ब्रिटिश ऑलवेज वांट्स कि भैया इंडिया शुड बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन गवर्नमेंट
और ब्रिटिशेज फॉर द इंपोर्ट ऑफ देयर कैपिटल गुड्स। वो हमेशा ये चाहते थे कि भैया इंडिया जो है हमेशा हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे और हमारे देश से ही कैपिटल गुड्स जो है, मशीन वगैरह जो है, हमारे देश से ही वो इंपोर्ट करे। तो यही रीजन था कि उन्होंने हमारे देश में कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं की थी। क्लियर है? अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट है वो है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। देखिए सबसे पहली चीज तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट बहुत लो था, और जब इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट ही बहुत कम था तो उसका जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इट वाज आल्सो वेरी लो। मतलब बोथ ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इन जीडीपी बोथ वाज वेरी लो। तो उसका जीडीपी में बहुत कम हिस्सा था। क्लियर? तो यहां से भी प्रूव होता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है बेटा वो पूरी तरह से बैकवर्ड था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स। अब बात करेंगे हम लास्ट पॉइंट की। इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है वो है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हाँ, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है बेटा? गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट का जो बहुत लिमिटेड रोल था इन इंडियन इकोनॉमी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट रीजन है फॉर द ड्रॉबैक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है? जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमारी तो नहीं कहूंगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इट वाज कन्फाइंड ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट इन पोर्ट्स, रोड, रेलवेज। क्यों भैया? क्योंकि वो तो ये चाहते थे कि हम अपने बाजार का साइज इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कर सके। उन्होंने केवल कहां इन्वेस्ट किया? उन्होंने इन्वेस्ट किया रेलवे में, उन्होंने इन्वेस्ट किया रोड्स पर, उन्होंने इन्वेस्ट किया पोर्ट पर, बंदरगाह पर। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भारत के कोने कोने से कच्चा माल ब्रिटेन में जा सके और ब्रिटेन में बने हुए फिनिश गुड्स को भारत के कोने कोने में बेचा जा सके। इसलिए उन्होंने कभी भी जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस है उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं किया। उनका इन्वेस्टमेंट केवल इन्हीं चीजों तक सीमित था। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था बेटा कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स, इट वाज आल्सो वेरी बैकवर्ड। क्लियर है बेटा? तो ये सब था इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी फॉरेन ट्रेड। जहां तक फॉरेन ट्रेड की बात है, हम सबको पता है कि अंग्रेजों से पहले, ठीक है, हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था। हमारे देश में बनी वस्तुओं की विदेशों में खूब मांग की जाती थी बेटा। वी वर वर्ल्ड वाइड फेमस ड्यू टू आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इतनी हाई क्वालिटी गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करते थे कि हमारे देश में बनी गुड्स की पूरे विश्व में डिमांड थी। बट अंग्रेजों के आने के बाद ड्यू टू देयर डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज, उन्होंने जो हमारे फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम है, जो स्ट्रक्चर्स है, उस सब में चेंज कर दिया। तो व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स? इसके लिए हमें ये 3 पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है बेटा एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। यानी अंग्रेजों के समय में भारत केवल जो है बेटा एक निर्यातक, एक एक्सपोर्टर बनकर रह गया था प्राइमरी प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल्स का। यानी हमारे देश से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाता था और इसके अलावा क्या हो गया था बेटा? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। भारत केवल एक इंपोर्टर बनकर रह गया था फिनिश गुड्स का, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो फॉरेन ट्रेड था बेटा वो किसके साथ हो रहा था? ब्रिटेन के साथ। और वो भी क्या हो रहा था? हमारे देश से जो है कच्चा माल वहां पर जाता था और उसी कच्चे माल से वो वस्तु बना के हमारे देश में बेचते थे। इसलिए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल था और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये है इसका पहला पॉइंट। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। अब देखिए बेटा, इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया है वो दिया है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल्स। इसका मतलब क्या है बेटा कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उस पर मोनोपोली कंट्रोल था किसका? ब्रिटेन का। यानी हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर ज्यादा कंट्रोल किसका था बेटा? ब्रिटेन का था। अब उसके लिए इन्होंने रीजन क्या दिया है? रीजन दिया है बेटा कि जो हमारा 50% से ज्यादा, मोर देन 50% foreign trade was confined to Britain। वो ब्रिटेन तक ही सीमित था। ठीक है, यानी 50% से ज्यादा जो हमारा विदेशी व्यापार था वो किसके साथ हो रहा था बेटा? ब्रिटेन के साथ।
मोर देन 50% है, 50% नहीं बेटा, मोर देन 50%। ठीक है, अब इसके बाद और बुरा क्या हुआ बेटा, 1869 में, ठीक है, स्यूज कैनल ओपन हो गई बेटा। ब्रिटेन गवर्नमेंट को एक नया कैनल मिल गया जिसका नाम था स्यूज कैनल। ये डेट आप ईयर आप याद रखना, 1869 में। ठीक है, उससे क्या हुआ, इंडिया से जो ब्रिटेन का रूट था बेटा वो और छोटा हो गया, जिससे क्या हुआ, हमारे देश से और ज्यादा कच्चा माल ब्रिटेन में जाने लगा और ब्रिटेन में बना हुआ माल हमारे देश में और ज्यादा आने लगा। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं बेटा ब्रिटेन का हमारे फॉरेन ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल था। क्लियर? तो ये था बेटा सेकंड पॉइंट। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। तो देखिए बेटा जो थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया फॉरेन ट्रेड को लेकर वो क्या है, वो है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स बेटा वो पॉजिटिव था। पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमारे एक्सपोर्ट थे ज्यादा और इंपोर्ट थे कम। भैया वो तो होना ही था क्योंकि हमारे देश से जितना भी रॉ मटेरियल्स था, जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट थे वो सारे कहां जा रहे थे, ब्रिटेन में जा रहे थे। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, यानी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सरप्लस था। हमारे पास पैसा आ रहा था ज्यादा और दूसरे देशों से और जा रहा था कम। बट उस पॉजिटिव बैलेंस का, उस सरप्लस का हमारे देश को कभी भी बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि वो सारा का सारा पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास ही रख लिया। किस वजह से रखा, उन्होंने पहला रीजन दिया बेटा ना, ऑफिस सेटअप बाय देम, कि भाई हम आपके देश में रूल करते हैं। देखिए पॉलिसी, हम आपके देश में रूल करते हैं, उसके लिए हमें आपके देश में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस बनाने पड़ते हैं, उसका खर्चा आप ही लोग हमें देंगे, यानी हमारा पैसा उन्होंने इस नाम का रखा। दूसरा, वार फोर्ट बाय देम। वार फोर्ट का मतलब युद्ध लड़ने का। उन्होंने हमें क्या कहा कि हम आपके दुश्मन देशों से रक्षा करते हैं, हम आपके लिए युद्ध लड़ते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी आर्मी पर खर्च करना पड़ता है, तो उसका भुगतान भी कौन करेंगे, आप ही करेंगे। तीसरा, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज। उन्होंने कहा कि भैया हम आपके देश में बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उसका खर्चा भी कौन उठाएंगे, आप ही उठाएंगे। यानी जितना भी हमारा फॉरेन ट्रेड से सरप्लस हो रहा था वो सारे का सारा ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इन खर्चों के नाम पर अपने पास ही रख लिया और उसका कोई भी बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को नहीं हुआ। क्लियर बेटा? तो ये था सारा हमारा फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।